ओके। तो जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपीएससी का जो पेपर हुआ 10 अक्टूबर को, उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, तो आज पॉलिटी का डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसका राइट टू फ्रीडम तो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आर्टिकल 19 में 6 टाइप की फ्रीडम है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर आप प्रीएम्बल वगैरह में दे रखा है, तो ये भी बहुत वेग है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी हो सकता था, लेकिन इसका आंसर राइट टू इक्वलिटी नहीं है। उसका कारण ये है कि आर्टिकल 14 में आपने देखा होगा कि इक्वलिटी के अंदर रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और इनके आधार पे इक्वलिटी की बात करी गई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी में देखने को मिलेगी। ठीक है, डायरेक्टली वहीं का वही एज इट इज़ इस जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहीं से डायरेक्टली स्टेटमेंट एज इट इज़ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है डायरेक्ट पढ़ने से। तो आर्टिकल का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है पॉलिटी पढ़ते टाइम, स्पेशली यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर्टिकल 300A के अंदर इसको लीगल राइट तो बना दिया है फंडामेंटल राइट से हटा के। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि ये, तो हम लोग इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, तो फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं है। नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट, तो लीगल राइट तो है, तो ये भी कट गया। उसके बाद लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, तो आप इसको ऐसा सोचो कि कोई फॉरेनर आता है तो वो भी तो हमारे इंडिया में ज़मीन वगैरह खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता है, वो कुछ ना कुछ उसकी लीगलिटी फुलफ़िल करके। तो इस लॉजिक से भी आंसर बी निकल के आ जाता है, और बी इसका आंसर है। तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन ये है। अभी आगे चलते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या था? तो इसको एक सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते थे ऑप्शन देख के। आप लोग सब हम लोग पढ़ते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक ही बार प्रीएम्बल में हम लोगों ने 3 चीज़ें जोड़ी हैं। पहली बात तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि प्रीएम्बल के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 ही चीज़ें अभी तक हमने जोड़ी है, वो है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड अभी तक जोड़े हैं। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा और सेक्युलर कट जाएगा। ठीक है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिर्फ कैसे होगा? सोवरेन का मतलब समझते हो आप? संप्रभुता, मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, हमारे स्टेट के ऊपर, ना तो एक्सटर्नल ना तो इंटरनल। वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर ओन अफेयर्स। तो सोवरेन तो शुरू से ही रहेगा 1950 के टाइम से, तो इस हिसाब से आंसर इसका बी हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अब ये फिलोसॉफी है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट ही करते हैं तो ये बुक में भी दिया रहता है और पढ़ाया भी जाता है, और अगर कोई नहीं पढ़ाता है तो गलत पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ाना चाहिए इसको। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की फ़िलोसॉफी ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है। ठीक है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट काम करेगी। और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करेगी तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? गवर्नमेंट के फंक्शन को लिमिट कर रहा है, गवर्नमेंट को लिमिट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है ये। ठीक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी नहीं है। गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी, और ये गवर्नमेंट के फंक्शन को लिमिट करेगा। गवर्नमेंट अगर बाईपास करती है, सरपास करती है, ट्रेसपास करती है, कुछ भी ज़्यादा ओवर बिल वगैरह बना के, ओवर एक्टिविज़म दिखा के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उस पर जुडिशियल रिव्यू होता है और कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी चेक करी जाती है। तो इसकी फ़िलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की यही होगी, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका आंसर जो है वो आप लोग जानते हैं, ट्राइब है तो ट्राइबल लैंग्वेज हो जाएगी ये। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड। अब इसके बाद आपको स्टेटमेंट में गलत पकड़ना था। ठीक है, नॉट करेक्ट पकड़ना था, करेक्ट नहीं पकड़ना था, नॉट करेक्ट पकड़ना था। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है। देखते हैं हम लोग। भारत रत्न और पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर द आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जजमेंट आया था एक बालाजी राघवन केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स आर नॉट अंडर दी टाइटल ऑफ 18 क्लॉज 1। ठीक है, राइट टू टाइटल्स वगैरह जो हैं वो ज़रूर हल्के से मेंशन है, लेकिन उसमें ऐसा इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन है भारत रत्न, ये कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल लॉजिक जो भी पढ़ता है फंडामेंटल राइट, उसको इजीली बता ही देता है कि ये गलत है करके।
उसके बाद पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो अभी तक सिर्फ एक बार सस्पेंड नहीं हुआ, 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं। 78 में हुआ है, 79 में हुआ है और 93 से 97 तक पूरा ही सस्पेंड रहा था। ठीक है, तो सिर्फ अभी एक ही बार सस्पेंड नहीं हुआ। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो आप अगर जनरल लॉजिक से सोचते हैं, सभी पढ़ते हैं भारत रत्न हर साल अवार्ड होते हैं, तो मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। तो इसका आंसर भी 3 लोग ही हैं, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। ये अभी तक इसके चार्टर में ऐसा लिखा हुआ है, तो इस लॉजिक से भी ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट ऑल 3 आर रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़े से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली तो 12th नंबर का, जो डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते कि पॉलिटी से आया था, लेकिन गवर्नेंस से लिंक था और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और वो रिया चक्रवर्ती वाला जो केस था उसको लेकर के न्यूज़ में था, तो शायद न्यूज़ से ही वो कॉन्सेप्ट को लिफ्ट किया गया है ये। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज़ इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज़ लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। तो देखो, दो चीज़ें समझने वाली है, एक जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो ये स्टेटमेंट, आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट है। एंड के बाद जो एंड के पहले का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज़ इन कस्टडी ऑफ कंसर्न मजिस्ट्रेट, तो ये सही है। लेकिन एंड के बाद जब आप देखोगे तो गलत हो जाएगा। सच अक्यूज्ड इज़ लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन। तो जो जुडिशियल कस्टडी में उसको पुलिस स्टेशन में नहीं रखते हैं, जेल में रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहीं के यहीं घुमाने की कोशिश करी है उसको, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी अगला स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। तो जुडिशियल कस्टडी के अंदर पुलिस ऑफिसर इज़ इन चार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो अप्रूवल, मजिस्ट्रेट का अप्रूवल लगेगा उसको जुडिशियल कस्टडी के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और न्यूज़ में से ही लिफ्ट किया हुआ है। पॉलिटी का तो नहीं बोल सकते, इसको गवर्नेंस का है, तो ये अलग ही डायनेमिक क्वेश्चन था वो। तो अगला भी क्वेश्चन वैसा ही है। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट पकड़ना है हमको। व्हेन अ प्रिजनर मेक आउट अ सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू अ सच पर्सन प्रिजनर बिकॉज इट बिकम अ मैटर ऑफ हिज राइट। तो देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। पेरोल क्या होता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी क्रिमिनल को बाहर देने जाने दिया जाता है, लेकिन वो उसका राइट थोड़ी ना, उसका अधिकार नहीं है। ये तो प्रिविलेज अवेलेबल है। ठीक है, एक सुविधा अवेलेबल है इनमेट्स के लिए, लेकिन वो राइट नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, उनका हक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर आप सॉल्व करें तो आंसर निकल जाता है उसका। उसके बाद पेरोल के बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है फरलॉग। ठीक है, तो फरलॉग जो है वो फरलॉग इज़ अ मैटर ऑफ राइट। तो पेरोल और फरलॉग ये न्यूज़ में था अगेन रिया चक्रवर्ती वाले टाइम पे, तो उधर से इन्होंने घुमाने की कोशिश करी है। अगला स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो जेल जो होता है, जेल का कॉन्सेप्ट जो होता है वो स्टेट के सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, स्टेट के अंडर में आता है। तो दूसरा जो आंसर स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर भी 2 ओनली हो जाएगा। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन इसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन इजी था, इसको गलत नहीं करना था। नेशनल लेवल पे विच मिनिस्ट्री इज़ नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो पंचायती राज तो कैसे हो सकती है, रूरल डेवलपमेंट में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो, ट्राइबल में हो जाते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है डायरेक्ट ट्राइबल अफेयर्स है। ठीक है, ए लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे रुकते हैं हम। उसके बाद वायोलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो वो पूछ रहा है कि अगर कोई लेजिस्लेशन बना है और उससे एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिसर कोई अनगाइडेड और अनकंट्रोल अपनी पावर को यूज़ करता है, तो वो किस आर्टिकल को वायोलेट करता है, समझ रहे हो आप। मतलब कोई ऑफिसर अगर एक्सेसिव जुरिडिक्शन दिखाता है, ज़्यादा अपनी पावर, प्रतिष्ठा, ताकत दिखाता है, तो वो किस आर्टिकल को वायोलेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 32 इसलिए नहीं होगा, उस पर अपन आते हैं, लेकिन आर्टिकल बाकी ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। आर्टिकल 44 है आपका DPSP है,
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है उसके अंदर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कुछ है ही नहीं। आर्टिकल 28 जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बात करता है, तो कोई लेना देना ही नहीं है। आर्टिकल 32 हो सकता था, लेकिन आर्टिकल 32 इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकल 14 पे जब आप जाएंगे तो आर्टिकल 14 के अंदर क्लियरली वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है वो रूल ऑफ लॉ की रूल ऑफ लॉ है, उसको उसने लैंग्वेज दे दी है, अप्लाई कर दिया रूल ऑफ लॉ को। तो रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 में है। ठीक है, आर्टिकल 32 में रेट्स दी हुई हैं आपकी। आप सोचेंगे कि हिबस कॉर्पस लग जाएगा, लेकिन हिबस कॉर्पस वो रूल ऑफ लॉ का वायोलेशन नहीं होता, वो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। रूल ऑफ लॉ का वायोलेशन आपको आर्टिकल 14 में ही मिलेगा। तो ये इस तरीके का बहुत डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था, जिसमें 2 ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप 32 लगा दें। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टार क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पॉलिटी इज़ एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट द फेडरल इन कैरेक्टर। अब फेडरल क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, तो ऊपर जैसे सेंटर है, बाद में स्टेट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, तो इसको फेडरल फीचर बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर जो होता है उसको फेडरल कैरेक्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि यूनियन लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई मतलब ही नहीं है, घुमा रहा है ज़बरदस्ती, फेडरलिज्म से कोई मतलब नहीं। यूनियन कैबिनेट है जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ये भी कोई काम का नहीं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसका फेडरलिज्म से भी कोई लेना देना बच नहीं रहा है। तो बचता एक ही ऑप्शन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो हैं वो, हाई कोर्ट भी सेंट्रल लॉ पे वर्डिक्ट देता है और सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट लॉ पे भी वर्डिक्ट देता है। ठीक है, और इनका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस एक तरीके से ऐसे भी है कि इनकी जजेस की सैलरी और टेन्योर वगैरह अलग से सिक्योर करे हुए हैं, उसमें पार्लियामेंट का से कम है। तो फेडरलिज्म का जो इसेंशियल फीचर है वो एक यही बचता है सारे ऑप्शन में से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। अब वो उसने लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाने के लिए किया है, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचें और ऑप्शन एलिमिनेट करें तो आंसर विल बी ए ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। अब ये जो स्टेट है, ये स्टेट की फ़िलोसॉफी पूरा शुरू के ही क्वेश्चन सारे ऐसा लग रहा है फंडामेंटल राइट से दे दिए। तो स्टेट की फ़िलोसॉफी पूरी आपको जो है इस पहले स्टेटमेंट से ही मिलेगी। ठीक है, इसका आंसर ए ही है। ए कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए। स्टेट का टेक्निकल मीनिंग ये है, लीगल मीनिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। देखो कोई भी स्टेट है, जैसा मैंने आपको बताया, हम सोवरन बोलते हैं। सोवरन का मतलब कि कोई हमको बाहर से एक्सटर्नल कोई पावर हमको बता नहीं सकती, डिक्टेट नहीं कर सकती कि हमको क्या करना है। वी आर फ्री टू कंडक्ट आवर अफेयर्स, तो एक फैक्टर वो हो गया, और हमारी खुद की डेफिनेट टेरिटरी एक। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है स्टेट के मतलब में। तो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करिए, लेकिन आंसर उसका सीधे से निकल करके आ जाता। उसके बाद आगे चलते हैं जज वाले क्वेश्चन पे। तो जुडिशरी के बारे में करेक्ट बताना है हमको। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही है, ये कोई डाउट ही नहीं है, इसमें सिंपल है। जब भी जुडिशरी का चैप्टर पढ़ते हैं बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लाइन है ये सब। हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अभी हमने डिस्कस किया इंडिपेंडेंट जुडिशरी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत हद तक सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा हद तक है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिमिलर है। मैंने बताया हाई कोर्ट इज़ एबल टू गिव लेजिस्लेचर या जुरिडिक्शन ऑन सेंटर के लॉ पे भी वर्डिक्ट दे सकता है, और जुरिडिक्शन अपना शो करता है हाई कोर्ट भी, और सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट लॉ पे करता है। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा बोथ ऑफ द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ 1 और 2। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सिटीजनशिप पे बड़े दिनों बाद यूपीएससी ने 2-3 सालों 5 साल बाद पूछा है शायद क्वेश्चन। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, देयर इज़ ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। बिल्कुल सही है, 1 सिटीजनशिप है इंडिया में। आप अगर आपका एमपी में रहते हो तो आपको एमपी की सिटीजनशिप अलग से थोड़ी ना लेनी पड़ती है, अनलाइक अमेरिका में आपको एक अमेरिका की सिटीजनशिप अलग से लेना है, और जिस स्टेट में रहते हो फॉर एग्जांपल टेक्सास, तो वहाँ की भी सिटीजनशिप लेना है। तो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो सिंगल सिटीजनशिप और एक ही डोमिसाइल है आपके पास इंडिया का। ठीक है, स्टेट का कोई डोमिसाइल नहीं होता। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, तो ये भी सही है। ठीक है,
दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा कैच है, 1 मिनट। ए सिटीजन बाय बर्थ ऑनली, ऑनली नहीं है, सिर्फ बर्थ से जो सिटीजनशिप लेता है वो नहीं, नेचुरलाइजेशन से भी अगर किसी ने सिटीजनशिप ली है तो वो भी, ठीक है, वो भी हेड ऑफ द स्टेट के लिए एबल है, तो सिर्फ बर्थ से नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव। अब भाई ये तो सिंपल लॉजिक से एलिमिनेट हो जाता, अगर ये एलिमिनेट कर देते आप तो COD भी कट जाता। अब फॉरेनर है कोई, अगर उसको सिटीजनशिप दी है तो क्यों नहीं उससे वापस ले सकते, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, तो बिल्कुल ले सकते हैं उससे। तो ये दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता 2 और 1 ऑनली, तो इसका आंसर है 1 ऑनली। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था अगर एलिमिनेशन से जाते तो। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी मतलब आप जानते ही हैं, तो कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशरी बिल्कुल कमिटेड है, तो जो भी गवर्नमेंट बोलेगी उसके लिए कमिटेड है वो, तो उसके लिए काम करेगी, तो ये गलत हो जाता। कमिटेड जुडिशरी कैसे हो सकती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी गलत है, सेंट्रलाइजेशन एक ही सेंटर के हाथ में अगर एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी तो भी दिक्कत है। हमारे वहाँ फेडरल फीचर है, हमारी पॉलिटी में फेडरल फीचर है, स्टेट के पास भी पावर है, लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दी है। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कोई लेना देना ही नहीं है लिबर्टी से, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर इसका आंसर है। अब सेपरेशन ऑफ पावर अगर आप जानते हैं तो मोंटेस्क्यू को बोला जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, और फादर ऑफ लिबर्टी भी बोला जाता है इनको। ठीक है, फादर ऑफ लिबर्टी भी बोला जाता है, और किताब लिखी थी उन्होंने एक स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर इसका आंसर हो जाता। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज अवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट अदर मॉडल। तो पहला स्टेटमेंट है, एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। सही है बिल्कुल, पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर रेफर्ड में, आर में आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आर का मतलब है कि भेज भी सकता है, नहीं भी भेज सकता है। अगर कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक कर देता कि भेजता ही है तो गलत हो जाता, कोई ज़रूरी नहीं है भेजे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि PIL लगी है नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का वो क्राइटेरिया फिट हो रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। तो लैंग्वेज का भी बहुत गेम रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन अगेन गवर्नेंस का टफ क्वेश्चन बोलेंगे इसको, वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, एन गोपाल स्वामी एंगर कमिटी सजेस्टेड अ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी भी डेजिग्नेटेड सोनली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। तो गलत है ये इस कमेटी ने नहीं बोला था, फर्स्ट ARC रिपोर्ट ने बोला था ये बात। अब वो ARC की इतनी सारी रिकमेंडेशन है कि उसको याद करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, दोनों ARC की। तो ऐसे में ही ये टफ हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हाथ नहीं लगाएं अगर नेगेटिव से बचना है, और बाकी अगर सेफ खेल रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट है। अब एंड के बाद देखते हैं हम, दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। नो, दिस वॉज नॉट प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज, इट वॉज प्लेस्ड अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉट 2। सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर दी विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल ही बेसिक ही है, जिसने गलत किया उसका तो ऐसी सिलेक्शन नहीं होना है। पुट्टू स्वामी केस में 2017 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने फेमस जजमेंट दिया था, ये राइट टू प्राइवेसी पे बहुत डिबेट चला है। इसका आंसर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट आते हैं, आप लोग जानते हैं, एक तरीके से पूरी दुनिया ही आ जाती है। तो राइट टू प्राइवेसी को अंदर आर्टिकल 21 में रखा है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, इन इंडिया देयर इज़ नो, ये अगेन टफ क्वेश्चन था, नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। नो, 3 में नहीं कर सकते, 2 में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कॉन्टेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट इसका सही है, ये सही है।
उसके बाद एज पर द एग्जिस्टिंग रूल इफ ए कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये देखो, ये सजेस्टिंग, ये स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो सजेस्टिंग इन नेचर है ये अभी अप्लाइड प्रोविज़न नहीं है, ये अभी लागू प्रोविज़न नहीं है, सजेस्टिंग है, सजेस्ट किया हुआ है किसी कमेटी ने, ठीक है, और सजेस्ट किया हुआ है ये, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये गलत है स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था ये। अगर आपको दूसरे स्टेटमेंट के बारे में जानकारी है, जैसे 3 तो एलिमिनेट हो रहा था, अगर दूसरे की जानकारी है तो ही आप सही लगा सकते थे, ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। अगर और एलिमिनेशन भी जब ही काम करता है जब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है गाइस। तो ये पूरा पॉलिटी के क्वेश्चन इतने ही थे, हमने पूरे डिस्कस किए। इसके अलावा आई थिंक एक चेक कर लेता हूँ, इसके अलावा तो नहीं है कुछ भी। सो थैंक यू गाइस। इसके बाद हम टॉपिक वाइज इसके बाद हिस्ट्री के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थैंक यू वेरी मच।